नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल अथर्व टेक क्लासेस पर। ये हमारी हाईवे इंजीनियरिंग की 8वीं क्लास है, जिसमें आज हम देखेंगे जियोमेट्रिक डिज़ाइन ऑफ हाईवे के कुछ काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, जो कि आने वाले आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और अगर अभी तक आपने इसके पहले की क्लासेस नहीं देखी हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर एक बार उन क्लासेस को भी आप जरूर देखिएगा। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, if r is the radius of curve and l is the length of the long chord, the shift of the curve is। तो याद रखिएगा, शिफ्ट ऑफ द कर्व जिसे s से डिनोट किया जाता है, ये होता है एल स्क्वायर अपॉन 24r। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा, एल स्क्वायर अपॉन 24r, जहां एल होता है लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड और आर है रेडियस ऑफ कर्व, याद रखिएगा। इसके अलावा इसकी कंडीशन स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस से कंपेयर करके भी दो वैल्यूज रहती हैं। अगर लेंथ ऑफ कॉर्ड स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस से बड़ी है तो याद रखिएगा एल की वैल्यू एन एस स्क्वायर अपॉन 4.4 होगी। इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, इससे आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल आने की काफ़ी चांसेस रहते हैं। एल इज इक्वल टू यानी कि लेंथ ऑफ कॉर्ड इज इक्वल टू एन एस स्क्वायर अपॉन 4.4। अब उसमें आपसे न्यूमेरिकल में एल की वैल्यू भी पूछ सकता है या फिर शिफ्ट की वैल्यू भी पूछ सकता है, तो इसी फॉर्मूले से आपको सॉल्व करना है। ये कंडीशन कब रहेगी? जब लेंथ ऑफ कॉर्ड की वैल्यू ग्रेटर देन होगी स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस से। और सेकेंड कंडीशन में अगर लेंथ ऑफ कॉर्ड की वैल्यू स्मॉलर देन होगी स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस से, तो याद रखिएगा फिर एल की वैल्यू लेंथ ऑफ कॉर्ड की वैल्यू होगी 2s माइनस 4.4 अपॉन एन। इस फॉर्मूले को भी आपको याद रखना है। इन दोनों फॉर्मूले से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। और इस क्वेश्चन में इन्होंने पूछा था कि शिफ्ट कितना होगा या शिफ्ट क्या होगा अगर रेडियस आर है और लेंथ ऑफ कॉर्ड एल है। तो एस इज इक्वल टू एल स्क्वायर अपॉन 24 आर होता है। तो इस वैल्यू को आपको याद रखना है, यह डायरेक्ट पूछा जाता है एग्जाम में। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, द रेशियो बिटवीन द अडॉप्टेड सेंट्रीफ्यूगल रेशियो फॉर रोड्स एंड रेलवेज इज। तो सबसे पहले तो याद रखिएगा सेंट्रीफ्यूगल रेशियो होता है P अपॉन डब्ल्यू इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन जी आर। सबसे पहले तो इस रिलेशन को आपको याद रखना है। फिर इन्होंने पूछा है रोड्स और रेलवे के लिए सेंट्रीफ्यूगल रेशियो कितना होता है। तो सबसे पहले अगर बात की जाए रोड्स के लिए तो ये होगा 1/4, और अगर बात की जाए रेलवेज के लिए तो ये होगा 1/8। अब इन्होंने क्वेश्चन में पूछा है इन दोनों का रेशियो बिटवीन द एडॉप्टेड सेंट्रीफ्यूगल रेशियो फॉर रोड्स एंड रेलवे, यानी कि इन दोनों का रेशियो पूछा है। तो 1/4 अपॉन 1/8 हो जाएगा, या जिसे आप 2/1 कह सकते हैं, या फिर रेशियो में पूछा है तो 2:1 होगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा, 2:1। 1/4 होता है रोड्स का और 1/8 होगा रेलवेज के लिए, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, द रेट ऑफ सुपर एलिवेशन फॉर अ हॉरिजॉन्टल कर्व ऑफ रेडियस 500 मीटर इन अ नेशनल हाईवे फॉर अ डिजाइन स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर इज। यानी कि इस क्वेश्चन में ई की वैल्यू पूछी है, द रेट ऑफ सुपर एलिवेशन फॉर अ हॉरिजॉन्टल कर्व। इसका जो फॉर्मूला है अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, वी स्क्वायर अपॉन 225 आर। अब वी यहाँ पे स्पीड ऑफ व्हीकल और आर रेडियस जो कि क्वेश्चन में गिवन है। ई मैक्स की अपने को वैल्यू निकालना है, सॉरी ई की वैल्यू निकालना है, ई मैक्स की नहीं है, ई की वैल्यू निकालना है, यानी कि सुपर एलिवेशन की वैल्यू निकालना है। तो ऊपर में आ जाएगा 100 का स्क्वायर अपॉन 225 इंटू रेडियस दी है इन्होंने 500 मीटर इंटू 5000। इसे अगर आप सॉल्व करोगे तो ई की वैल्यू आ जाएगी 0.088। और अकॉर्डिंग टू IRC ई मैक्स की वैल्यू मैक्सिमम हो सकती है 7% तक प्लेन और रोलिंग टेरेल में। तो 7% का मतलब होता है 0.07, जिसे अपन लिमिट करेंगे। यानी कि आपका अगर आंसर, सबसे पहले तो आपको सॉल्व करना है फॉर्मूला रख के, अगर आपकी वैल्यू 7% से ऊपर या फिर
0.07 से ऊपर आती है तो फिर आपको ई मैक्स की वैल्यू 0.07 कंसीडर करनी है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। तो इस चीज को भी आप याद रखिएगा। मैक्सिमम जो ई की वैल्यू हो सकती है वह हो सकती है 7%, यानी कि 0.07 तक आईआरसी के अकॉर्डिंग। अगला क्वेश्चन है ग्रेडियंट इन हेयर पिन बैंड विथ इनसाइड कर्व ऑफ 10 to 15 मीटर शुड नेवर एक्सीड, का मतलब शुड नॉट एक्सीड पूछा है, यानी कि मैक्सिमम ग्रेडियंट पूछा है इन्होंने। हेयर पिन बैंड में मैक्सिमम ग्रेडियंट जिसकी वैल्यू होती है 2.5%, या जिसे आप 1/40 कह सकते हैं मैक्सिमम। और याद रखिएगा इसकी मिनिमम वैल्यू भी आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है, जो कि होती है 0.5%, या जैसे 1/50 आप कह सकते हैं। तो इन दोनों वैल्यूज को आपको याद रखना है। इन्होंने पूछी है शुड नॉट एक्सीड, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू पूछी है जो कि होगी 1/40, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। और अगर आपसे मिनिमम पूछते तो याद रखिएगा 0.5%, या फिर 1 in, यहाँ सॉरी 50 नहीं आएगा, 200 आएगा, 1/200। मिनिमम होती 1/200 और मैक्सिमम होती है 1/40। तो इन दोनों वैल्यूज को आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है द रफनेस ऑफ रोड इज मेजर्ड बाय, ऑप्शन दिया गया है बैंकेलमैन बीम, पंप इंडिकेटर, डायनेमिक कोन पेनिट्रोमीटर, फॉलिंग वेट डिफ्लेक्ट मीटर। तो आप सभी जानते हैं रफनेस रोड की बम्प इंडिकेटर से मेजर की जाती है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा याद रखिएगा रफनेस ऑफ रोड को अनइवननेस भी कहा जाता है। अनइवननेस ऑफ रोड यह सेम चीज है और इसकी वैल्यूज भी रहती हैं, तो आपके एग्जाम में भी पूछी जा सकती है, तो उसे भी याद रखिएगा। सबसे पहले तो नाम याद रखिएगा बम्प इंडिकेटर, इसके बाद अनइवननेस इंडेक्स की वैल्यू रहती है अगर, और इसकी यूनिट भी याद रखिएगा mm/किलोमीटर। 0 से 1500 mm है अगर पर किलोमीटर तो यह कंडीशन रहेगी गुड। अगर 1500 से 2500 है, 2500 mm/किलोमीटर तो ये रहेगी सेटिस्फैक्ट्री। अगर 2500 से 3200 किलोमीटर है, सॉरी 3200 mm है पर किलोमीटर, तो ये कंडीशन रहेगी बैड कंडीशन या फिर रिपेयरिंग रिक्वायर्ड। सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है कि रिपेयरिंग रिक्वायर्ड वाली कंडीशन कौन सी है। तो अगर 2500 से 3200 mm पर किलोमीटर अनइवननेस है तो ये कंडीशन रहेगी बैड या रिक्वायर्ड मेंटेनेंस या रिपेयर, मेंटेनेंस या रिपेयर रिक्वायर्ड। और अगर 3200 से ऊपर है, मोर देन 3200, तो ये कंडीशन रहेगी अनकंफर्टेबल। तो इसे भी आप याद रखिएगा। एग्जाम में डायरेक्ट एक नंबर से का आपका क्वेश्चन बन सकता है, डायरेक्ट ये वैल्यू पूछी जा सकती है और इसे मेजर करते हैं बम्प इंडिकेटर से, याद रखिएगा। रफनेस ऑफ रोड या अनइवननेस ऑफ रोड। अगला क्वेश्चन है द समिट कर्व ऑन अ टू लेन टू वे डिपेंड्स ऑन, ऑप्शन है अलाउएबल रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन, कोफिशिएंट ऑफ लेटरल फ्रिक्शन, रिक्वायर्ड स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस या रिक्वायर्ड ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। क्वेश्चन में इन्होंने पूछा है टू लेन टू वे ट्रैफिक के लिए, तो ये होगा रिक्वायर्ड ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस पर डिपेंड। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा याद रखिएगा अगर वन लेन और टू वे ट्रैफिक है तो वह डिपेंड करेगा स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस यानी कि एसएसडी पर। तो इन दोनों कंडीशन को भी आप याद रखिएगा। अगर टू वे और टू लेन टू वे ट्रैफिक है तो ये ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस पर डिपेंड करेगा यानी कि ओएसडी पे, और वन लेन टू वे ट्रैफिक है तो ये करेगा एसएसडी यानी कि स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस पर डिपेंड। तो इसको आप याद रखिएगा। अगली कंडीशन सॉरी अगला क्वेश्चन है सॉर्टेड साइड डिस्टेंस एंड फ्रिक्शन फैक्टर आर। तो याद रखिएगा सॉर्टेड साइड डिस्टेंस या फिर स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस एसएसडी या फिर नॉन पासिंग साइड डिस्टेंस का अपन ने एक फॉर्मूला देखा था पहले, जो होता है एस एस डी इज इक्वल टू 0.278 VT प्लस वी स्क्वायर अपॉन 254 अंडर ब्रैकेट F प्लस माइनस
n%। मुझे लगता है ये क्वेश्चन आप सभी को याद होगा। तो इन्होंने क्वेश्चन में पूछा है कि स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस या जिसे ही शॉर्टेड साइड डिस्टेंस कहा जाता है और फ्रिक्शन फैक्टर यानी कि ये जो एफ दिया गया है फॉर्मूले में, इनके बीच रिलेशन क्या है। अब ऑप्शन देखते हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, यहां थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, इनवर्सली होना चाहिए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, या अनरिलेटेड, या बोथ ए एंड बी डिपेंड अपॉन नेचर। तो याद रखिएगा स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस यानी कि एसएसडी और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन में इनवर्सली प्रोपोर्शन का रिलेशन होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। अगला क्वेश्चन है द रेयर व्हील्स डू नॉट फॉलो द सेम पाथ एज दैट ऑफ द फ्रंट व्हील्स, दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड। ऑप्शन है एक्स्ट्रा वाइंडिंग, ट्रांजिशन कर्व, ऑफ ट्रैकिंग, या कॉर्निंग ऑफ व्हील्स। तो याद रखिएगा जब रेयर व्हील्स और फ्रंट व्हील्स सेम पाथ फॉलो नहीं करते, यानी कि मान के चलिए इस तरह से गाड़ी जा रही है और ये दोनों सेम पाथ पे नहीं है, यानी कि इस तरह से पाथ पे चल रहे हैं, तो ये कंडीशन कहलाती है ऑफ ट्रैकिंग की, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। यानी कि कोई भी गाड़ी है तो वह जो आगे के दो टायर हैं और पीछे के दो टायर हैं वह सेम पाथ पे नहीं है, यानी कि कहीं ना कहीं वह स्किड होके चल रही है, उसे ही ऑफ ट्रैकिंग कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। और ये कंडीशन मोस्टली हॉरिजॉन्टल कर्व पे आती है। अब इस तरह से अगर कोई गाड़ी चलेगी तो यह सेम पाथ, जो उनके फ्रंट व्हील है उनके सेम पाथ फॉलो नहीं करेंगे उनके रेयर व्हील्स। अगला क्वेश्चन है द सुपर एलिवेशन E is expressed as, where V is speed of vehicle, G is acceleration due to gravity, R is radius of horizontal curve, W is weight of the vehicle, G is universal gravitational constant। तो इस सुपर एलिवेशन से रिलेटेड अपन पहले क्वेश्चन भी कर चुके हैं और आप सभी जानते हैं E इज इक्वल टू होता है V स्क्वायर अपॉन जी आर। और याद रखिएगा यहाँ स्मॉल जी रहता है और कैपिटल आर रहता है, तो इस चीज को भी आपको एग्जाम में याद रखना है और यही चीज इन्होंने क्वेश्चन में पूछी है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा, E इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन जी आर। अब इन्होंने क्वेश्चन में यह सब बाकी वैल्यूज दी है कैपिटल डब्ल्यू की, कैपिटल जी की, तो इसका भी एक डेरिवेशन रहता है जो कि सेंट्रीफ्यूगल रेशियो के टर्म में सॉल्व किया जाता है। आप सभी जानते हैं सेंट्रीफ्यूगल रेशियो इज इक्वल टू होता है पी अपॉन डब्ल्यू, या फिर जिसे आप कह सकते हैं कैपिटल डब्ल्यू इंटू वी स्क्वायर अपॉन स्मॉल जी कैपिटल आर डब्ल्यू, जहां पे डब्ल्यू से डब्ल्यू कैंसिल हो जाता है और लास्ट में बचता है वी स्क्वायर अपॉन स्मॉल जी इंटू आर। और यही अपनी सुपर एलिवेशन की वैल्यू यानी कि स्मॉल ई की वैल्यू होती है जो कि क्वेश्चन में पूछा है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है द हाईएस्ट पॉइंट ऑन द रोड सरफेस इज कॉल्ड। ऑप्शन है कैम्बर, सुपर एलिवेशन, क्राउन, या ग्रेडियंट। इस तरह से अगर रोड है तो आपने देखा होगा कि रोड का जो बीच वाला पोर्शन रहता है वह हल्का सा उठा रहता है जिसे आप कैम्बर के नाम से जानते हैं। तो मान के चलिए इतना ये कैम्बर रोड पे दिया गया है, लेकिन उस कैम्बर में भी जो उसका टॉप मोस्ट पॉइंट होगा उसे क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा उसे क्राउन कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा, क्राउन। सुपर एलिवेशन आप सभी जानते हैं कर्व में जो आउटर मोस्ट साइड रहती है रोड की, या जो एज रहती है आउटर साइड वाली, वह थोड़ी सी उसकी हाइट ऊपर रहती है या हाइट ज्यादा रहती है, तो उसे सुपर एलिवेशन कहा जाता है। कैम्बर इसी को कहा जाता है जो बीच का वाला पोर्शन थोड़ा सा अप रहता है जिस कारण से वाटर ड्रेनेज आसानी से हो रोड पे, तो उसे कैम्बर कहा जाता है। लेकिन उसका जो टॉप मोस्ट पॉइंट होता है उसे क्राउन कहा जाता है। तो ग्रेडियंट आप सभी जानते हैं जो रेशियो में ग्रेडियंट में रोड बढ़ाई जाती है। अगला क्वेश्चन है व्हेन वन बॉडी रोल्स ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी द रेजिस्टेंस टू इट्स मोशन इज कॉल्ड। यानी एक बॉडी है और दूसरी बॉडी रोल कर रही है उसके ऊपर, इस मोशन को क्या कहा जाएगा? ऑप्शन है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन, या इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्रिक्शन। तो आप इसको नाम से ही समझ रहे होंगे कि इन्होंने कहा है रोल कर रही है एक दूसरी बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर, तो इसी फेनोमेनन को
रोलिंग फ्रिक्शन के नाम से कहा जाना जाता है। अब इसके बारे में भी अपन कुछ शॉर्ट में जान लेते हैं। फ्रिक्शन से डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, खासकर हाईवे में। तो सबसे पहले जानते हैं रोलिंग फ्रिक्शन क्या कहलाता है। रोलिंग फ्रिक्शन टेक्स प्लेस व्हेन अ ऑब्जेक्ट रूल्स ऑन द सरफेस। इट टेक्स प्लेस ड्यू टू द डिफॉर्मेशन ऑफ सरफेस, फॉर एग्जाम्पल स्लिपिंग ऑफ व्हीकल टायर ऑन रोड। यानी कि एक सरफेस के ऊपर दूसरा सरफेस या कोई बॉडी स्लिप हो रही है, उसे रोलिंग फ्रिक्शन या उनके बीच में जो फ्रिक्शन बनेगा उसे रोलिंग फ्रिक्शन कहा जाएगा। फिर है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। द टर्म स्लाइडिंग फ्रिक्शन रिफर्स टू द रेजिस्टेंस क्रिएटेड बाय टू ऑब्जेक्ट्स स्लाइडिंग अगेंस्ट ईच अदर। यानी कि टू ऑब्जेक्ट है लेकिन वह स्लाइड हो रहे हैं, तो इनके बीच में जो रेजिस्टेंस होगा कि स्लाइड होने से रुके, उसे स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहा जाएगा। फिर है स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन इज अ फोर्स दैट कीप्स ऑन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। कोई बॉडी अगर किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर रखी हुई है तो जिस कारण से वह रेस्ट पे है वह स्टैटिक फ्रिक्शन है, जिस कारण से वह उसे स्लिप होने से रोक रही है या मूव होने से रोक रही है, तो उनके बीच में जो बॉन्ड है वह स्टैटिक फ्रिक्शन है। फिर है इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्रिक्शन। इट इज वन ऑफ द पॉसिबल constituents of non-contact friction between two bodies in relative motion separated by a vacuum or an air gap। तो आप सभी जानते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्रिक्शन, अगर कोई दो बॉडी कांटेक्ट में नहीं भी है तो इनके बीच में जो फ्रिक्शन जनरेट हो सकता है वह होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्रिक्शन, जिसे ही नॉन कांटेक्ट फ्रिक्शन भी कहा जा सकता है। तो इन पॉइंट्स को आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कर्व एंड मीडियन आर टू एलिमेंट इन अ हाईवे क्रॉस सेक्शन, चूज द करेक्ट मैच। यानी कि कर्व और मीडियन से संबंधित सही ऑप्शन आपको क्या दिया गया है। ऑप्शन दिए गए हैं कर्व एंड मीडियन क्लासिफिकेशन नेम्स आर नॉट बेस्ड ऑन पोजीशन एंड पेवमेंट क्रॉस सेक्शन बट बेस्ड ऑन देयर शेप्स। तो ये कंडीशन तो नहीं है। फिर कहा गया है कर्व फॉर बोथ द साइड एजेस ऑफ पेवमेंट एंड वन मीडियन एट द सेंट्रल लाइन ऑफ द पेवमेंट। तो ये कंडीशन सही है। फिर कहा गया मीडियन इज अ लॉन्गिट्यूडनल एलिमेंट एंड कर्व इज द लेटरल एलिमेंट। तो ये कंडीशन भी नहीं है। फिर कहा है वन कर्व एट द मिडिल एंड टू मीडियंस एट द साइड ऑफ द एजेस। तो ये भी कंडीशन नहीं है, ये अपोजिट कहा गया है। आपने अगर रोड देखा है तो उसमें आप देखिएगा कि जो साइड में फुटपाथ और रोड के बीच में जो पोर्शन रहता है उसे कर्व्स कहा जाता है, और रोड को जो सेपरेट किया करता है, बीच में एक बना हुआ स्ट्रक्चर आपने देखा होगा जो रोड को सेपरेट करता है, इसे ही मीडियन कहा जाता है। तो एक रोड में दो कर्व्स होते हैं साइड्स में और एक मीडियन होता है सेंट्रल में। यही चीज ऑप्शन नंबर बी में कहा गया है, कर्व फॉर बोथ द साइड एजेस ऑफ द पेवमेंट एंड वन मीडियन एट द सेंट्रल लाइन ऑफ द पेवमेंट, जो कि सही है कंसेप्ट इसका कर्व और मीडियन के बारे में। अगला क्वेश्चन है इफ v इज द वेलोसिटी ऑफ मूविंग व्हीकल, r इज द रेडियस ऑफ कर्व एंड g इज द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, w इज द विड्थ ऑफ कैरिज वे, द सुपर एलिवेशन इज। इन्होंने कहा है कि W जो है वह विड्थ है पूरी कैरिज वे की, R इन्होंने कहा है रेडियस ऑफ कर्व है, G इज द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, W विड्थ है कैरिज वे की और V वेलोसिटी है मूविंग व्हीकल की। तो सुपर एलिवेशन क्या होगा, तो ये होगा E इज इक्वल टू डब्ल्यू इंटू वेलोसिटी ऑफ व्हीकल अपॉन GR। इस चीज को आप याद रखिएगा और यहां पे होगा tan थीटा, जिसे आप सुपर एलिवेशन या E कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा, W_V² अपॉन GR। इस चीज को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट शुड बी द मिनिमम स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस इन अ मीटर ऑन अ हाईवे एट अ डिसेंडिंग ग्रेडियंट ऑफ 2% फॉर अ डिजाइन स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर। मिनिमम स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस इन्होंने पूछा है, यानी कि SSD की वैल्यू पूछी है। तो ये होगा SSD इज इक्वल टू VT प्लस V² अपॉन 2G अंडर ब्रैकेट F माइनस N%। यहाँ पे क्योंकि इन्होंने डिसेंडिंग ग्रेडियंट की वैल्यू दी है जो कि है N%, तो सभी वैल्यूज पुट कर देंगे। V यानी कि वेलोसिटी ऑफ व्हीकल या स्पीड ऑफ व्हीकल, जो कि इन्होंने दिया है 80 किलोमीटर पर आवर। 80 रिएक्शन T यानी रिएक्शन टाइम ऑफ ड्राइवर,
जो कि क्वेश्चन में अगर नहीं दिया है तो याद रखिएगा हमेशा आपको 2.5 सेकेंड मानना है इसको। जो अकॉर्डिंग टू आईआरसी होता है, ये होता है 2.5 सेकेंड, यानी कि 2.5 सेकेंड टी की वैल्यू। तो ये हो जाएगा 2.5 प्लस वी का स्क्वायर यानी कि 80 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू जी यानी कि 9.81। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इन्होंने अगर नहीं दिया है तो याद रखिएगा 0.35 कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू आपको लेनी है। तो ये हो जाएगा 0.35 माइनस डिसेंडिंग ग्रेडियंट इन्होंने दिया है 2%। 2% का मतलब होता है 0.02 यानी कि 2%। तो 0.35 माइनस 0.02। अच्छा, एक चीज का और आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे इन्होंने जो स्पीड डिजाइन स्पीड दी है वह दी है किलोमीटर पर आवर में, तो आपको इसे भी चेंज करना पड़ेगा। किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई किया जाता है। इसे अगर आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 22.23 या 22। तो इस वैल्यू को भी आपको पुट कर देना है, तो पूरी कंप्लीट जो इक्वेशन बनेगी आपकी वो बनेगी 22.22 इंटू 2.5 प्लस 22.22 का होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 9.81 अंडर ब्रैकेट 0.35 माइनस 0.02। इसको आपको सॉल्व करके प्रैक्टिस करनी है, याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में आप हो सकता है कंप्लीट न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं लेकिन आपका अगर कैलकुलेशन स्ट्रांग नहीं है तो इस चीज़ में आपको काफ़ी टाइम लगेगा एग्जाम में सॉल्व करने को। तो इसकी प्रैक्टिस आपको पहले से करके जानी है, और अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 131.8, जिसे आप लगभग 132 कह सकते हैं। और यूनिट याद रखिएगा, इसकी मीटर में यूनिट रहती है स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस की। तो 132 मीटर यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा, और इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करके देखना है। अगला क्वेश्चन है द कैम्बर ऑफ हिल रोड इन केस ऑफ बिटुमिनस सरफेस इज अडॉप्टेड एज। तो पहले के क्वेश्चंस में मैंने आपको इसकी एक टेबल बताई थी जिसमें कैम्बर बताया था मैंने रेनफॉल की कंडीशन में। यहाँ पर ने टेबल में बनाया था हैवी रेनफॉल, यहाँ लाइट या लो रेनफॉल, यहाँ पे सीमेंट कंक्रीट रोड या फिर थिक बिटुमिनस रोड, फिर था थिन बिटुमिनस रोड। इसके अलावा यहाँ पे ग्रेवल और WBM रोड, इसके बाद यहाँ पर था अर्थन रोड। तो ये वैल्यू थी 2%, ये वैल्यू थी 1.7%, फिर था 2.5% थिन बिटुमिनस रोड के लिए, याद रखिएगा बिटुमिनस रोड। WBM और या एंड ग्रेवल रोड के लिए था 3%, अर्थन रोड के लिए था 4%। इसी तरह से ये कहाँ हैवी रेनफॉल वाली कंडीशन या रीजन में है। थिन बिटुमिन में लाइट रेनफॉल वाली कंडीशन में यहाँ पर रहेगा 2%, हैवी में 2.5, और इसी तरह से सीमेंट कंक्रीट में या फिर थिक बिटुमिनस में। इसकी टेबल मैंने काफ़ी डिटेल में आपको पहले की क्लास में डिस्कस की थी। फिर WBM और ग्रेवल रोड में हैवी रेनफॉल में ये रहेगा 3% या फिर लो रेनफॉल में रहेगा 2.5%। ये सभी वैल्यूज परसेंट में याद रखिएगा। इसी तरह से अर्थन रोड में हैवी रेनफॉल में रहेगा 4% और लो या लाइट रेनफॉल में रहेगा 3%। तो इस तरह से आपको इस टेबल को याद रखनी है। इसके अलावा याद रखिएगा इन ऑप्शंस को फ्रिक्शन के फॉर्म में भी पूछा जा सकता है, जैसे कि 2% का मतलब हुआ 1/50 या फिर 1/50, 1.7 का मतलब हुआ 1/60 या 1/60। तो इस तरह से याद रखिएगा। इन्होंने पूछा द कैम्बर ऑफ हिल रोड इन केस ऑफ बिटुमिनस सरफेस इज अडॉप्टेड। अब एक चीज और याद रखिएगा, अगर आपसे थिन या थिक बिटुमिन नहीं कहा, सिर्फ बिटुमिनस सरफेस कहा है, तो हमेशा आपको थिन बिटुमिन सरफेस मान के चलना है। इसका आंसर रहेगा 2.5%। अगर थिक बिटुमिन होता तो अलग से आपको लिखा जाता कि सीमेंट रोड या फिर थिक बिटुमिनस रोड, लेकिन अगर आपसे ये नहीं कहा कि थिन है कि थिक है,
तो हमेशा थिन बिटुमेन वाली वैल्यू आपको, यानी कि 2.5 वाली वैल्यू आपको कंसीडर करनी है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ट्रांजिशन कर्व आर यूज्ड वेयर देयर इज सडन चेंज ऑफ। ट्रांजिशन कर्व कब दिया जाता है? जब सडन चेंज किसका हो? ऑप्शन है ग्रेडियंट, राइज, फॉल या कर्व। तो आप सभी जानते हैं ट्रांजिशन कर्व हॉरिजॉन्टल कर्व के अलाइनमेंट को सर्कुलर से स्ट्रेट करने के लिए दिया जाता है, कि एकदम कोई व्हीकल स्पीड से आ रहा है तो अचानक से उसे कर्व मिल जाएगा, जैसे हॉरिजॉन्टल कर्व, तो उसके ओवरटर्न या स्लिप होने के चांसेस या उसके पलटने के चांसेस काफी रहते हैं, तो वह स्मूथली कर्व में ट्रेवल कर पाए, इस कारण से ट्रांजिशन कर्व दिए जाते हैं हॉरिजॉन्टल कर्व के साथ। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कर्व। ट्रांजिशन कर्व्स आर यूज्ड वेयर देयर इज सडन चेंज इन कर्व्स, या हॉरिजॉन्टल कर्व भी अपन इसको ऑप्शन में कह सकते थे। जहां सडन चेंज आता है कर्व में, वहां ट्रांजिशन कर्व दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, द हाईएस्ट पॉइंट ऑन द कैरिज वे इज नोन एज। तो ये लगभग क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया है, तो आप सभी जानते हैं। अच्छा, ऑप्शन चेंज है। कैरिज वे में जो हाईएस्ट पॉइंट है उसे कहा जाता है क्राउन। मैंने अभी थोड़ी देर पहले वाले क्वेश्चन में आपको बताया था, क्राउन। जो कैम्बर अपन देते हैं, कैम्बर का जो टॉप मोस्ट पॉइंट होता है उसे क्राउन कहा जाता है। ऑप्शन में दिया गया है कैम्बर, सुपर एलिवेशन, साइड स्लोप और नॉन ऑफ दिस। तो याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब होता है नॉन ऑफ दिस। तो आज की क्लास में यही समाप्त करता हूं। आशा करता हूं आज की क्लास आपके लिए पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट जरूर करें, और अगर अभी तक आपने अथर्व टेक क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें एवं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। जल्दी ही फिर हाजिर होता हूं मैं अपनी अगली क्लास के साथ। धन्यवाद।